Hello class 10 students, today we will start with political science, the first chapter working of the constitution. What is constitution? Nothing but our rule book. यानी हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो उसकी किताब है, जो उसका बुक है, जो पूरे देश को फॉलो करना होता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में हम देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे हम फोकस करने वाले हैं, जो कि है डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल सिस्टम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसे काम करता है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्सफुल कब हुआ? 26 जन 1950. इसके लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या मेंशन किया है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी. यानी डेमोक्रेसी सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हम करते हैं. हमारे सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे इंडियन पीपल है वही पार्लियामेंट में बैठे हैं, वही हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, राइट. 2 तरह का हमारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा फॉर्म होता है लोकल गवर्नमेंट, राइट. तो ये 3 डिवीजन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने अपने एरियाज़ को अच्छे से डेवलप कर सके. सो स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है? जो बताता है कि किस तरह से वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं, कुछ अनफेयर एक्टिविटी नहीं हो रही है. और ये सब चीज़ें जब प्रॉपर होती है तो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राइट टू वोट. ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे एडल्ट जो 18+ है उनको वोटिंग राइट्स देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एज. नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन. यानी हर कोई, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, 18 साल का है, ही और शी इज़ एलिजिबल टू वोट और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए. यहाँ पे जैसे मेंशन किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मैन एंड वुमेन. पहले था अबाउट द एज 21 ईयर्स, लेकिन आज रिड्यूस होकर हो गया 18 ईयर्स. ऐसा क्यों किया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हमारे इंडिया में बढ़ सके. फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट का डिवीजन क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि कहीं पर पावर का मिसयूज़ ना हो सके. डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल. ताकि किसी भी तरह पावर का मिसयूज़ ना हो, उसके लिए हम डिवीजन करते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट में बिलीव लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. सो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने काफ़ी अटेम्प्ट्स किया कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सके. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है पावर को डिवाइड कर देना. ऐसा ही हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना. कुछ लॉ में चेंजेस किया था कि हम इंस्टीट्यूशन को डिवाइड करेंगे ताकि सारे लोगों के पावर्स बढ़ सके, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे. फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन. ये कब आया था? इन द ईयर 2005. राइट टू इन्फॉर्मेशन भी किसके लिए बनाया गया है? इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि इंडियन सिटीजन्स गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो भी जान सके हमारे देश का काम कैसे चल रहा है, हमारे लीडर्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करता है. तो इसके लिए हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला है. आज तो अगर आज की बात करें तो आज कितने वेबसाइट्स है गवर्नमेंट के, जिस पे आप जाके देख सकते हो फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, करंटली हमारा क्या कंडीशन है, करंटली हम क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का सीक्रेसी, किसी भी तरह का सीक्रेट पार्ट गवर्नमेंट के पास ना रहे. और गवर्नमेंट ने ही हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट का काम और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी और क्लियरली हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती है. और 2000 के बाद से तो राइट्स ऑफ सिटीज़न एक इम्पॉर्टेंट राइट्स हमारा बन चुका है. राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, ये भी आज हमारा एक बेसिक इम्पॉर्टेंट राइट्स बन चुका है. स्टूडेंट्स, आगे अगर आप देखोगे, डू यू नो है, डू यू नो में क्या बताया है? राइट्स बेस्ड अप्रोच. अभी राइट्स बेस्ड अप्रोच क्या है, इसे देखते हैं. इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टूवर्ड्स मोर एंड मोर democratization of India. However, in this process, citizens were considered as beneficiary. In the last few decades, development is considered as the rights of the citizen. यानी कैसे डिकेड्स के बाद, इंडिपेंडेंस के 10-15 साल बाद प्रोग्रेस हम करते चले गए. इस प्रोसेस में सिटीजन्स हमारे मेन बेनिफिशियरी होते थे, लेकिन आज कुछ डिकेड्स और आगे बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट भी सिटीज़न का राइट्स बन चुके हैं. यानी हमारा देश, हमारा एरिया, हमारा रीजन डेवलप होना चाहिए, ये भी हमारा राइट है. तो ये सारे बेनिफिट्स आज हमको मिल रहे हैं. नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. अब सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के.
कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस है जिसमें क्लियरली बताया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा ताकि लोगों को सोशली जस्टिस मिल सके, लोगों को इक्वालिटी मिल सके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी को रोकने के लिए हमने इस रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ऐड किया। इसका मेन एम ही क्या है, मेन पर्पस क्या है? टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी एंड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल। क्योंकि आप अगर एंशियंट टाइम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम बिल्डअप हो चुके थे, लोअर कास्ट को काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलता था, ये सारे इनजस्टिस होते थे। उसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स उठाए। तो आज हम हर किसी के पास जस्टिस और इक्वालिटी, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स है कि हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके बारे में केस फाइल कर सकते हैं, हमें जस्टिस मिलने की गारंटी है। गवर्नमेंट ने एफर्ट से पॉलिसीज़ इसलिए लेकर आया ताकि हर एक इंडिविजुअल को मदद मिल सके, वो भी अपना एक डेवलपमेंट कर सके, उसे भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और सब पॉसिबल तभी है जब हमारा नेशन डेमोक्रेसी वाइज प्लस डेमोक्रेसी में सक्सेसफुली काम करता चला जाए, जिससे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी हर एक लेवल को, बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास, अपर लेवल, सबको बेनिफिट मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पर एंड करूंगा। पहले आपको यहाँ तक पूरा एक बार गो थ्रू करना है, देख लेना है, वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, अच्छे से आपने स्टडी करना।